जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 21 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित अपलोड कर दिया है। रिवीजन के पर्पज से कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। जिस प्रकार से लोग गाना सुनते हैं, जिस प्रकार से लोग कोई पिक्चर देखते हैं, सबका अपना एक इंटरटेनमेंट का एक जरिया होता है। यूँ समझ लीजिए कि मेरा इंटरटेनमेंट यही है और मैं इंटरटेनमेंट के ही उद्देश्य से इस तरह का वीडियो बनाता हूँ। अब उसमें ये जरूर है कि आपको इसका लाभ जरूर मिल सकता है यदि आप लगातार मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कुछ भी वीडियो बनाने का पर्पज होता है हंसी मजाक में ही सही, आपको उस धारा में जो मुख्य बिंदु है उस बिंदु तक ले जाने का प्रयास होता है ताकि आप उससे अवगत हो जाएं। और एक विधि के स्टूडेंट होने के नाते या यूं कह लीजिए वकील होने के नाते या अधिवक्ता होने के नाते जो भी है उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके इस प्रोफेशन में यदि सिलेक्शन होता है तब भी ठीक, नहीं होता है तो प्रैक्टिकली इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस पर्पज से भी रिवीजन होते रहना चाहिए। और चाहे कोई कंपटीशन हो या ना हो, यदि आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, तो इन सब चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। आते हैं विषय पर। विषय पर आने से पहले मेरा आग्रह है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्ति द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और किसी प्रकार का सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आते हैं विषय पर। हम चर्चा कर रहे थे अध्याय 31 का, जिसमें से धारा 406 से लेकर के धारा 408 तक हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आज हम धारा 409 से लेकर के धारा 412 तक का चर्चा करेंगे। चूंकि सीक्वेंस इसका इतना बढ़िया है कि इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जब धारा 406 की बात हम करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट को मामले को अंतरण करने की पावर है। उसी प्रकार जब धारा 407 देखते हैं तो उसमें हाई कोर्ट को पावर की बात कही गई है, और धारा 408 देखते हैं तो उसमें सेशन कोर्ट को पावर दिया गया है कि अपने अधीनस्थ कोई भी मामला अंतरण कैसे किया जा सकता है सेशन खंड में। अब जो बातें धारा 409 से लेकर के 412 तक में दी गई है, तो धारा 409, 10 और 11 की जो बात है वो अंतरण से संबंधित है, अपने पास मामले को वापस मंगाने से संबंधित है या किसी को दूसरे न्यायालय को निर्देशित हवाले करने से संबंधित है। तो ये चीज धारा 409 में दिया गया है। ये सेशन खंड के लिए दिया गया है कि सत्र न्यायालय किसी भी मामले को अपने पास वापस मंगा सकता है। और उसमें ये बात कही गई है 409 में कि मंगा तो सकता है, लेकिन यदि अपर सेशन न्यायाधीश के यहाँ कोई मामला है और उसके यहाँ से यदि मामले को अपने पास मंगाना है, विड्रॉल करना है, तो उसको तब तक नहीं किया जा सकता है या रिकॉल नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका विचारण न प्रारंभ हो गया हो। मतलब कि अगर जो विचारण प्रारंभ हो गया है अपर सेशन न्यायाधीश के यहाँ, तो फिर पावर समाप्त हो जाता है उसको वापस मंगाने का। क्योंकि देखिए इक्विवेलेंट पद होता है, चाहे वो सेशन न्यायाधीश हो चाहे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हो, यानी कि अपर सेशन न्यायाधीश, ये जो पद है दोनों इक्विवेलेंट है पावर के मामले में। तो ये माना जाता है कि यदि वो उनके पास से मामले को अपने पास मंगाने का मतलब हो गया कि आप कहीं ना कहीं से अपने इक्विवेलेंट पावर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाँ, प्रशासनिक दृष्टिकोण से चूंकि मामले को अंतरण किया जा सकता है उनके यहाँ, क्योंकि जाता तो कमिटल करके सेशन न्यायाधीश के यहाँ। अब सेशन न्यायाधीश अकेले तो मामले को सुनवाई कर नहीं सकता है, तो जितने भी अपर सेशन न्यायाधीश हैं उनको मामले को हवाले करता है, यानी कि मेक ओवर करता है। अब उस मेक ओवर के बाद उनके पास से मामले को तभी अपने पास मंगा सकता है जब वो ट्रायल चालू नहीं किए। यदि विचारण प्रारंभ कर दिए हैं तो इनका पावर समाप्त हो जाता है। हाँ, अंतरण कर सकते हैं, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उस मामले का अंतरण किया जा सकता है, जो कि धारा 408 में हम लोगों ने देखा है। और फिर 410 में जो बातें कही गई हैं वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात कही गई है कि सीजीएम अपने सबऑर्डिनेट के यहाँ से कोई भी मामले को रिकॉल कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रिकॉल कहाँ होगा, विड्रॉल कहाँ होगा। तो जहाँ जिस न्यायालय को मेकओवर किया गया है, अगर वहीं से फिर मामले को वापस मंगाया जाएगा तो वहाँ पे
रिकॉल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, विड्रॉल नहीं होगा। लेकिन यदि कोई मेकओवर नहीं किया गया है, मेकओवर किसी और के द्वारा किया गया है और चूंकि हायर अथॉरिटी वो सीजीएम है उसका और वो अपने पास मामले को मंगाता है तो विड्रॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही किसी मामले को दूसरे न्यायाधीश के पास यदि सुनवाई के लिए भेजता है मजिस्ट्रेट के पास तो रेफर शब्द का वहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसके यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है और दूसरे के बगल में किसी को हवाले नहीं किया गया है तो उसको निर्देशित कर सकता है कि वो सुनवाई करे, वो रेफर शब्द होता है। तो ये 410 की बात होगी। 411 में जो बात कही गई है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए कहा गया है कि जैसे कोई जिला मजिस्ट्रेट है या कोई उपखंड मजिस्ट्रेट है तो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके यहाँ से उस मामले को जो है किसी भी मामले को वापस मंगा सकता है जिसके यहाँ हवाले किया गया है, या किसी को हवाले कर सकता है, या किसी को मामले को अंतरण कर सकता है। तो ये बातें धारा 411 में दी गई हैं। और 412 में कहा गया है कि यदि 408, 409 और 410 तथा 411 में कोई भी आदेश दिया जाता है तो उसको कारण अभिलिखित करना जरूरी है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाती है सेशन कोर्ट को या मजिस्ट्रेट कोर्ट को या उपखंड या जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट के भी जो भी न्यायालय हैं, यदि उनको कोई आदेश किया जाता है उनके द्वारा तो उनको कारण भी अभिलिखित करना होगा कि किस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो चूंकि सुप्रीम है तो इसलिए वो वहाँ पे ये पावर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की गई है। हम लोग देखते हैं धारा 409 में क्या दिया गया है, 410 में क्या दिया गया है, 411 में क्या दिया गया है। बेयर प्रोविजन देख लेते हैं। तो याद करने के दृष्टिकोण से यही एक ऐसा अध्याय है जिसमें आसानी से लोगों को याद हो जाता है क्योंकि हर एक चीज सीक्वेंस में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं विषय पर। धारा 409 में कहा गया कि सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। उपधारा 1 कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकता है या कोई मामला या अपील जिसे उसने उसके हवाले किया हो वापस मंगा सकता है। अब ये चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे यही बात है कि वापस ले सकता है यानी विड्रॉल कर सकता है और जो उनको हवाले किया गया है उसको वापस मंगा सकता है यानी कि रिकॉल कर सकता है। तो ये बातें कही गई हैं। उपधारा 2 में कहा गया है कि अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारणा या अपील सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मंगा सकता है। ये जो टर्म्स लिखा है कि विचारणा या अपील सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय, यानी कि यदि उनको विचारण प्रारंभ कर दिया गया है अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तो फिर ये पावर समाप्त हो जाता है। उपधारा 2 के अधीन 409 की उपधारा 2 में ये बातें कही गई हैं, यानी कि इक्विवेलेंट पावर होता है अपर सेशन न्यायाधीश को। यदि वो विचारण प्रारंभ कर दिए तो उनके यहाँ से मामले को वापस नहीं मंगाया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है। जो भी इक्विवेलेंट कोई भी पावर अपर न्यायाधीश का होगा उनके क्षेत्राधिकार में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन वापस नहीं मंगाया जा सकता, चाहे विड्रॉल का हो चाहे रिकॉल का हो। अब उपधारा 3 क्या कर रहा है कि जहां सेशन न्यायाधीश कोई मामला या अपील उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन वापस मंगाता है या वापस लाता है वहां वह यथास्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकता है या उस अपील को स्वयं सुन सकता है या उसे विचारण या सुनवाई के लिए संहिता को बंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय को हवाले कर सकता है। यानी कि अपने पास जो भी मंगाया गया है वो फिर से किसी को मेकओवर किया जा सकता है। ये धारा 409 में दिया गया है। 3 उपधाराएं हैं। अब 410 देख लेते हैं हम लोग, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय की बात कर रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। उपधारा 1 कह रहा है कि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। ये रेफर की भी बात कर रहा है, यानी कि जो 410 में बात कहा गया है इसमें तीनों बातें सीजीएम कर सकता है, विड्रॉल भी कर सकता है, रिकॉल भी कर सकता है और रेफर भी कर सकता है। ये जो रेफर करने वाली बात है अन्य धाराओं से थोड़ा सा हटके है, इस चीज को पॉइंट आउट करने की जरूरत है। उपधारा 2 इसका कह रहा है कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने धारा 192 को उपधारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और ऐसे मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है। तो ये बात वहां भी है। जैसे 192 में हम लोगों ने देखा था कि पक्षकारों के आवेदन पर किसी मामले को किसी अन्य न्यायालय में इसलिए ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि वहां सुनवाई में सुविधाजनक होगा। तो यदि हवाले किया गया है किसी को
सुनवाई करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट को 192(2) के तहत, तो उसको फिर अपने पास वापस मंगाता है। तो ये धारा 410 में की धारा 2 के तहत इसको पावर है कि जो जिस मजिस्ट्रेट द्वारा हवाले किया गया है उसको वापस भी मंगा सकता है। अब 411 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना, ये बात कहा गया है। कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, 2 अथॉरिटी की बात कही गई है, इसको ध्यान रखने की बात है। उपखंड को कह रहा है कि किसी ऐसे कार्रवाई को जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है, यानी कि मेक ओवर कर सकता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो वापस मंगा सकता है और ऐसी कार्रवाई को स्वयं निपटा सकता है या उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है। यहाँ भी रेफर शब्द की बात कही गई है कि रेफर इट फॉर डिस्पोजल टू एनी अदर मजिस्ट्रेट। तो जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा जो पावर दिया गया है वहां एक एक्स्ट्रा पावर है, रेफर भी किया जा सकता है किसी मामले को जो कि सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी सुनवाई करने के लिए सक्षम है। तो अब ये बात हो गई धारा 409, 10 और 11 में जो बातें कही गई हैं। अब 412 में जो बात कही गई है कि जो धारा 408 की बात है या धारा 409 या 410 या 411 में जो आदेश दिया जा रहा है, चाहे वो सेशन न्यायाधीश द्वारा हो या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा रहा हो, तो वैसे मामलों में उनको कारण अभिलिखित करना होगा। यही बात 412 में कहा गया है। बिना कारण अभिलिखित किए ऐसा कोई भी मामले को न तो वापस मंगा सकते हैं, न तो किसी मामले का अंतरण कर सकते हैं, न किसी को रिकॉल कर सकते हैं, न मेक ओवर कर सकते हैं, न रेफर कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इन सारे चीजों को करने के पूर्व उनको कारण अभिलिखित करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा यह वीडियो भी संपूर्ण होता है और आप लोग को ये बात जरूर समझ में आई होगी, मुझे विश्वास है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।